नाज़रीन आदाब, हमारे ख़ास प्रोग्राम हमारे साइंसदा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट कुणाल वाही। दोस्तों, हम हर हफ्ते एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाते हैं जिन्होंने साइंस के ज़रिए देश की तरक्की में अहम योगदान दिया है। इस हफ्ते भी हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। टेरी यानी कि दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर माथुर, अजय माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और चर्चा बहुत करेंगे, मगर शुरुआत जो है शुरू से करते हैं, ठीक है? चलते हुए थोड़ी सी बात करते हैं। सर, आपका जन्म जो है वो मुरादाबाद में हुआ जी। उसके बाद आपने लखनऊ में जाके पढ़ाई अपनी की है। साइंस के प्रति रुझान कब आया? देखिए, ऐसा है कि मेरे पिताजी जो थे वो सिविल इंजीनियर थे। हमारे घर में अधिकतर लोग साइंस के ही बैकग्राउंड के थे। मेरी बहन मेरे ख्याल से भारत की मानी हुई माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। तो एक घर में जो इन्वायरमेंट था वो साइंस का था, और साथ में एक ये भी क्लैरिटी थी कि जो भारत की तरक्की होगी वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होगी। और एक तरह से उस एनवायरनमेंट में ये भी सिखाया गया कि हमारा ये कर्तव्य है कि देश की प्रगति में योगदान दें। तो साइंस के प्रति योगदान देने में एक शुरू से रुचि रही। और मेरे ख्याल से हम लोगों को 9वीं क्लास में शायद ये चॉइस होती थी कि साइंस में जाएं कि आर्ट्स में जाएं, तो उस वक्त तो कोई इशू ही नहीं थी कि भाई साइंस में ही जाएंगे। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ाया जाता था यूपी में, और उसी में पढ़े। जब हाई स्कूल का इम्तिहान हुआ, दोनों में अच्छे नंबर आए, और फिर 11वीं 12वीं में ये डिसाइड किया कि भाई मैथ्स की तरफ जाते हैं। उस समय ये होता था कि आपको इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, तो मैथ्स लेंगे या बायोलॉजी लेंगे। तो ये लगा कि आगे चल के जो डिटेल है, जो रिगर है, वो शायद मैथ्स के साथ ज़्यादा है, तो इसलिए मैथ्स ली। और फिर 12वीं के बाद रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया। मेरे पिताजी ने भी वहीं से इंजीनियरिंग की थी, उनके ताऊजी ने भी वहीं से इंजीनियरिंग की थी। मोटिवेशन जो है ये फैमिली से ही आया? जी, फैमिली से, और जो एक माहौल था जिसमें कि साइंस और टेक्नोलॉजी का योगदान आवश्यक था, इसने खींचा साइंस की ओर और इंजीनियरिंग की ओर। केमिकल इंजीनियरिंग के बाद आपने यूएस का रुख किया मास्टर्स के लिए, एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए। उस समय लोग इतना एनर्जी इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं थी। ये दिमाग में कैसे आया कि एनर्जी में ही करना है? जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो उस समय ये लगने लगा था कि भारत के लिए और विश्व के लिए एनर्जी एक बेहद इम्पॉर्टेंट इशू है। क्योंकि आपको याद होगा 1973 में पहली ऑयल क्राइसिस हुई थी, और ये क्लियर हो गया था कि हम आगे इस तरह नहीं जा सकते। भारत में भी ये क्लियर हो गया था कि हमें रिन्यूएबल्स के ऊपर मेहनत करनी है। तो जब तक मैं 3rd या 4th ईयर में आया, तब तक ये सोच लिया था कि भाई एनर्जी में ही जाना है। तो उस समय कुछ लेख भी लिखने शुरू किए जिन्होंने कि स्टेटस लिखा था कि उस वक्त रिन्यूएबल्स का क्या हाल है। और फिर जैसे आपने कहा कि ये देखा कि विश्व में कहाँ कहाँ पर एनर्जी इंजीनियरिंग की एडवांस स्टडीज़ हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो में पहुँचा, जहाँ पर कि एनर्जी इंजीनियरिंग में मास्टर्स की, और फिर वहीं से फिर बाद में पीएचडी करी। सर, अक्सर ये होता है, ये पहले भी चलन था और आज भी है, कि जब आप इतना इन्वेस्ट करते हो, फॉरेन में जाके पढ़ते हो, एक अच्छी डिग्री लेते हो, एक हैंडसम सैलरी भी वहाँ पे मिल रही होती है, वो हैंडसम सैलरी छोड़ के एक ज़िंदगी जो यूएस में बीत सकती है, जो करियर बन सकता है, उसको छोड़ के ये चॉइस करना कि अब मुझे भारत वापस चलना है, देश की सेवा करनी है, वहाँ पर कुछ करना है, ये जज्बा कब जाना? देखिए, जब हम लोग मैं और मेरी पत्नी दोनों जब अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में, तो उस समय ये बहुत बड़ा सवाल आया, और हमारे बहुत सारे दोस्त लोग थे जिन्होंने कि ये डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर यूएस में ही है। लेकिन हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि शायद जो सबसे अहम क्वेश्चंस हैं, जो इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं, वो भारत में हैं, और इसलिए शायद हम लोगों के लिए पर्सनली और ख़ास तौर से प्रोफेशनली
सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन इसमें मिलेगा कि हम अपने देश की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनको किसी प्रकार से सॉल्व कर पाएँ। तो ये लेके डिसीजन लिया। हाँ ठीक है, मटेरियल्स तो उस वक्त, यू आर राइट, वापस आए थे तो फ़ोन मिलने में भी बहुत दिक्कत हुई थी, पर ठीक चलते रहे और मेरे ख्याल से आज तो खुश ही हैं हम दोनों। इसमें यूएस का घाटा हुआ मगर भारत को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। कैसे पहुंचा है वो आपसे बातचीत में आगे व्यूवर्स को बताएंगे, मगर अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा है? कैसे आपने साइंस के ज़रिए जो है देश में ज़िंदगी आसान की है, एनर्जी एफिशिएंट में क्या काम किया है वो दिखाते हैं इस पैकेज के ज़रिए। दुनिया के सामने दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस पर नजर डालें तो अपनी तहकीक से एक मुनफरिद पहचान कायम करने वाली शख्सियत का नाम है डॉक्टर अजय माथुर। मौजूदा वक्त में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के डायरेक्टर जनरल हैं। नए इनोवेशन को मंजर आम पर लाने वाले डॉक्टर अजय माथुर ने स्टार लेबलिंग प्रोग्राम, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का बिल्डिंग कोड और सनती प्रोग्राम का खाका तैयार करने में नुमाया रोल अदा किया है। डॉक्टर अजय माथुर की जिंदगी के अब तक के सफर पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पैदा होने वाले डॉक्टर अजय माथुर की शुरुआती तालीम इल्मो अदब के गहवारे लखनऊ में हुई और आगे चलकर उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की तालीम 1979 में रुड़की से हासिल की। मास्टर और पीएचडी की डिग्री अमेरिका में 1986 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से हासिल की। डॉक्टर अजय माथुर हिंदुस्तान लौटने के बाद इनोवेटिव राहें तलाश करने वाले इदारे टेरी के साथ वाबस्ता हुए। डॉक्टर अजय माथुर की जिम्मेदारियां उस वक्त बढ़ गईं जब साल 2006 में उन्हें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का डायरेक्टर जनरल मुंतखब किया गया। डॉक्टर अजय माथुर आलमी बैंक की क्लाइमेट चेंज टीम के सरबराह भी रहे हैं। मुल्क में ऑल्टरनेटिव एनर्जी के शोबे में डॉक्टर अजय माथुर की हुसूलियाबी का जिक्र किया जाए तो लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स प्रोग्राम और बनारस में मोटर बोट सोलर एनर्जी से चलाने के रूहे रवा के तौर पर उनकी अलग शिनाख्त कायम हुई है। मुल्क में बिजली की बचत को यकीनी बनाने वाले इदारे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को एक नई शिनाख्त दिलाने वाले डॉक्टर अजय माथुर की काबिलियत का एतराफ अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज के रुकन है, जिसे नोबल अवार्ड मिल चुका है। वहीं डॉक्टर अजय माथुर को फ्रांस की हुकूमत भी अपने सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से भी सरफराज कर चुकी है। डॉक्टर अजय माथुर माजी में विंड एनर्जी को तैयार करने वाली स्विट्जर्लैंड एनर्जी के सदर भी रह चुके हैं। 14 साल टेरी के साथ जुड़े रहे डॉक्टर अजय माथुर आज इसी इदारे की क़यादत करके न सिर्फ इस इदारे को नई बुलंदियां दे रहे हैं, बल्कि हमारे बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने का काम भी कर रहे हैं। तो अभी तक आप डॉक्टर साहब के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे, मगर बहुत कुछ जानना बाकी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद ही है। सर, वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ के आपने क्या इनिशिएटिव लिया, कैसा वो सफ़र था आपका, वो बताएं। मैं वर्ल्ड बैंक में उस समय पे था जिस वक्त क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी की लोग बात करते थे, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा था। तो एक प्रोग्राम शुरू किया जिसके थ्रू इसको बैंक की लेंडिंग में इंक्लूड किया जाए। साथ में इसके लिए बैंक में हर चीज़ के लिए एक पॉलिसी होती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पॉलिसी भी बनाई, जिसको कि बैंक के बोर्ड के पास ले गए, उन्होंने वो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी अडॉप्ट करी। पर करना ये शुरू किया कि उस वक्त से बैंक के पोर्टफोलियो में लोन्स एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए शुरू हो गए। और यही नहीं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने, पर छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी बैंक ने लोन देने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा सफ़र रहा वर्ल्ड बैंक के साथ भी, वो एक्सपीरियंस भी काम आया। मगर मैं
व्यूअर्स को बता देता हूँ उनको सरल भाषा में उनके समझने के लिए कि जो आजकल आप एसी पे या रेफ्रिजरेटर्स पे स्टार रेटिंग्स देखते हैं, वो डॉक्टर अजय माथुर ने ही उन चीज़ों की शुरुआत की थी। ये जो रेटिंग्स मिलती हैं, भाई अगर 5 स्टार है तो एनर्जी कम खाएगा, 3 स्टार है, और अब ये हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे मिलती हैं। इसका आइडिया आपको कैसे आया, और अगर आप नंबर्स में बता सकें अगर कुछ, कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ा है? देखिए, ये एक बहुत सालों से सवाल चल रहा था कि जबकि भारत में एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर बिकते हैं, लेकिन आप और हम उसको क्यों नहीं खरीदते। तो जब सर्वे किए गए तो ये पाया गया कि हम लोग कलर पे जाते हैं, ब्रांड पे जाते हैं, दाम पे जाते हैं, लेकिन एनर्जी कितनी खर्च होती है इसके ऊपर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये पता नहीं है। हाँ। तो जिस वक्त एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट से, उसमें एक प्रोविज़न डाला गया कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इस प्रकार से लेबलिंग कर सकती है। जी। जब हमने दुनिया में देखा तो देखा कि जो स्टार लेबल वाली पद्धति है उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो हम लोगों ने स्टार लेबलिंग की पद्धति यहाँ शुरू करी, ताकि आपको और मुझको जब हम बाज़ार में जाएं तो ये पता चल जाए कि ये बिजली ज़्यादा खर्च करता है या कम खर्च करता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम ज़्यादा पैसा खर्च करके एक एसी खरीदें जिसकी कि हर साल की जो बिजली की लागत है वो कम आए, या सस्ता खरीदें लेकिन उसमें लागत ज़्यादा आएगी। तो कंज्यूमर को एक चॉइस दी। केवल 1.5 साल में हम लोगों ने ये देखा कि 50% एयर कंडीशनर और 2/3 रेफ्रिजरेटर जो बिक रहे थे वो लेबल्ड थे। ठीक है। जबकि सस्ते नॉन लेबल्ड रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर भी मार्केट में अवेलेबल थे। और अब तो ये हाल हो गया है कि अगर हम उस वक्त से अब कंपेयर करें, मतलब 2007 और 2019 के बीच में कंपेयर करें, तो जो औसत एवरेज एयर कंडीशनर जो बिकता है उसमें जो बिजली खर्च होती है वो लगभग 40% है कंपेयर्ड टू 2007। बिल्कुल। उतनी ही कूलिंग करने के लिए। यानी कि अगर मेरा बिल 1000 रुपये का आता था, अब अगर मैं आज का एसी यूज़ करूं तो वो 400 रुपये का बिल आएगा। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि आपने पहले वॉलंटियरली शुरू किया, क्या इसमें आपको रुकावट कंपनियों की तरफ से भी फेस आई या उनकी तरफ से सहयोग ही मिला कि ये एक अच्छी चीज़ है जो हम लोगों को अपनानी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हर प्रकार की कंपनियां थीं। कुछ कंपनियां थीं जो कन्विंस्ड नहीं थी कि इससे फ़र्क पड़ेगा जी। पर दूसरी कंपनीज थीं जो कि एनर्जी एफिशिएंट थीं, जो देखती थी कि इससे हमारे सेल्स में फ़र्क पड़ेगा। तो आवश्यक ये था कि सबको साथ लेके चलें। उसमें समय लगा, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि सब कंपनीज हमारे साथ आ गईं तो इसलिए ये आसानी से सफ़र तय हो गया। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हर 2-3 साल पे जो स्टार लेबलिंग के लेवल्स हैं उनको बढ़ाते जाएं। तो जो उस वक्त 2007 में जो 5 स्टार था वो अब 1 स्टार भी नहीं है, वो बाज़ार के बाहर हो गया है। तो आप और हम कंज्यूमर्स जो हैं उन्होंने जो डिमांड किया वो उनको मिला। बिल्कुल, और ये बहुत कारगर ये कदम साबित हुआ एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में। सर, आप पीएम काउंसिल ऑफ क्लाइमेट चेंज के भी सदस्य हैं। व्यूअर्स के लिए सरल भाषा में अगर आप समझा दें संक्षेप में कि ये काउंसिल करता क्या है और आपको इसका सदस्य बनके, इसका हिस्सा बनके कितना मोटिवेशन मिला है सरकार से? जो प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल है वो एक प्रकार से प्रधानमंत्री के सजेशंस के लिए आप ये देखें कि क्या किया जा सकता है। तो पहले काउंसिल इस बात में काफ़ी इन्वॉल्व रहा कि हम कौन से मिशंस चलाएं। तो 8 मिशंस चलाए गए थे, एनर्जी एफिशिएंसी पे, रिन्यूएबल्स पे, ग्रीन इंडिया पे। इस तरह से 8 मिशन थे जिनके तहत मेन स्ट्रीमिंग होगी, ताकि अगर आपको एनर्जी बनानी है लेकिन उसको आप रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बनाएं तो उससे क्लाइमेट चेंज का भी भला होता है और उन लोगों को जिनको बिजली नहीं मिल रही थी उनको भी मिलती है। तो आज का डेवलपमेंट बेनिफिट भी हुआ, ये देश के लिए, सरकार के लिए ज़रूरी है, और साथ में क्लाइमेट चेंज भी एड्रेस हुआ। सरकार की तरफ से आपको लगता है कितना मोटिवेटेड है ये सरकार, कितने एफर्ट्स गवर्नमेंट ले रही है
ताकि एनर्जी एफिशिएंट भारत बने और क्लाइमेट चेंज के लिए भी वो अपना जो भी भारत की तरफ से योगदान देना है वो दिया जा सके, उसके लिए कितनी तत्पर दिखती है आपको? मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। जिस वक्त रिन्यूएबल्स का मिशन शुरू हुआ था 2009 में, उस वक्त हम लोग सोचते थे कि 2020 तक हम 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल्स बनाएंगे जी। लेकिन अगर आज आप देखें, आज 2020 है, हमारे यहाँ 90,000 से अधिक क्षमता है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की। और हमारा गोल ये है, ये सरकार का गोल है कि 2 साल में ये 1,75,000 हो जाए और 2030 तक 450 गीगावाट, 450,000 मेगावाट हो जाए। तो मेरे ख्याल से सरकार की ओर से गोल्स भी और उस गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्रोसेसेस चाहिए वो भी अचीव किए गए हैं। हमने बिडिंग शुरू करी है, हमने रिन्यूएबल्स को ऐड किया है। एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ देखें तो ये जो इशू है कि किस प्रकार से लेवल्स बढ़ते जाएं, ये चल रहा है। एक नई कंपनी बनाई है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसके थ्रू आपको और मुझको एलईडी बल्ब्स मिले और इतने सस्ते मिले कि हम सबने लिए। तो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशंस हो, चाहे वो प्रोसेस इंटरवेंशंस हो, सरकार ने ही रिन्यूएबल्स और एनर्जी एफिशिएंसी को पुश किया है। टेरी की बात करते हैं। टेरी का एक प्रोग्राम है लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स, आपके नेतृत्व में अभी ये कैरी ऑन हो रहा है। कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ा है, देश में भी नहीं विदेश में भी? सबसे बड़ी बात यह है कि लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स दुनिया में पहला प्रोग्राम था जिसका कि गोल था कि हम लोगों को लाइवलीहुड्स देंगे सोलर के थ्रू। तो हमने ये देखा कि लोग क्यों नहीं सोलर में जाते। इसलिए नहीं जाते कि उनके पास पूंजी नहीं है, इसलिए नहीं जाते कि उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको पता नहीं कि कहाँ से सामान मंगवाया जाए। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग लोगों को दी गई, उनके साथ खड़े हुए। जब उन्होंने पहले अपना सोलर लैंटर्न बेचा तो उनके साथ थे, लोगों से बात करी, उनसे कहा कि सोलर लैंटर्न का फ़ायदा क्या है, और इस प्रकार से उनकी एक जीविका बनाई गई। लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स भारत में सक्सेसफुल हुआ, लेकिन विदेशों में भी कई सारे विकासशील देशों में, खासतौर से अफ्रीका में इसका बहुत योगदान है। और आज हम ये देख रहे हैं कि इसके माध्यम से एक पूरी इकोसिस्टम बन गया है लोगों का, ट्रेनिंग का, सप्लाई लाइंस का, जिसके और बैंक्स जो कि लोन देते हैं, जिससे कि लोग अब ये देखते हैं कि सोलर एक अच्छा करियर है। आपने सोलर की बात की। बनारस में जो बोटमैन होते हैं, जो लोगों को गंगा किनारे घुमाते हैं, उनकी ज़िंदगी सोलर एनर्जी से बदलने के बारे में आपने कब सोचा, कैसे ये पॉसिबल हो पाया, वो उस बारे में भी दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, अल्टीमेटली जो आइडियाज़ आते हैं वो तब आते हैं जब आप लोगों से बात करें। और मल्लाहों से जब बात करी तो ये, उनको तो सोलर के बारे में कोई आइडिया नहीं था, पर उनको ये ज़रूर था कि इसमें बेहद दिक्कत होती है जब वो पतवार चलाते जी। जो वहाँ पर टूरिस्ट आते थे वो कहते थे जो मोटर बोट हैं इसमें जो डीजल की फ्यूम्स आती हैं इससे बड़ी दिक्कत होती है जी। तो अब दो चीज़ों को जोड़ के ये लगा कि अगर ये सोलर के थ्रू हो जाए तो बहुत अच्छा है। बोट में बैटरी लगाई जिससे कि वो चले, लेकिन बैटरी चार्ज कैसे करेंगे, उसके लिए सोलर पैनल लगाए तो उसमें हाँ के वो चार्ज कर लेंगे, और एक बिजनेस मॉडल बनाया जिसके थ्रू वो उसको चार्ज करें और फिर अपनी बोट पे लगा लें। सबसे ज़्यादा तो देखिए मल्लाह अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट डीजल की फ्यूम्स नहीं सूंघता है वो भी उसे अप्रिशिएट करता है कि हाँ भाई ये सोलर बोट से फ़र्क पड़ा। सर, टेरी आपके लीडरशिप में आप क्या चाहते हो कि ये संस्था जो है क्या कुछ ऐसा कर जाए कि आपको बहुत सेटिस्फैक्शन अचीव होगी कि मेरे कार्यकाल में ये काम टेरी में हो गया, जिसके लिए आप प्रयासरत भी? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि किस प्रकार से देश और विश्व को फॉसिल फ्यूल से मूव करके रिन्यूएबल्स की तरफ ले जाएं। अब सरकार ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसको कुसुम बोला जाता है, जिसके थ्रू इसको लार्ज स्केल में रेप्लिकेट किया जाए। हमारा उद्देश्य ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी के थ्रू, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम फॉसिल फ्यूल से हट जाएं। दूसरी तरफ जहाँ यूज़ होता है, अब बहुत सारा फॉसिल फ्यूल आज गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, उनको क्या हम इलेक्ट्रिसिटी की ओर ले जा सकते हैं? हाँ, दाम बढ़ते हैं, तो कैसे इसको किया जाए कि भाई ठीक है
आप EMI दें पूरा शुरू में देने की बजाय, ये एक तरीका है। जो लंबी डिस्टेंस की ट्रक्स हैं उनके लिए अभी भी दिक्कत है, क्योंकि बैटरी का भार इतना हो जाता है, फिर उनको जो भार ले जाना है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए अभी भी कार्य चल रहा है कि क्या इसमें किया जा सकता है। इंडस्ट्री में कई जगह पे तो बिजली खर्च हो सकती है, लेकिन कई जगह नहीं हो सकती। उसमें क्या किया जाए, तो उसके लिए हाइड्रोजन के ऊपर एक हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रयास शुरू किया। इसके तो ये तो हुआ ऊर्जा के क्षेत्र में रिन्यूएबल्स का। दूसरा हमारा गोल है कि दिल्ली की और भारत में सभी जगह में जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें एयर क्वालिटी कैसे ठीक की जाए। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में एयर क्वालिटी ख़ास तौर से बहुत पुअर है। देखिए, एयर बेसिन जो ज्योग्राफिकल आपके जुरिस्डिक्शन है उनको रिस्पेक्ट नहीं करता। जी बिल्कुल। वो हवा NCR के बाहर क्या भी आएगी, वो NCR पर रुक नहीं जाती। तो हम लोगों ने बहुत साल पहले जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए थे, उनको स्टेट्स पे बनाया था। लेकिन अगर हवा रिस्पेक्ट नहीं करती स्टेट्स को, तो फिर तो हम लोगों को एक नई तरह की बॉडी बनानी पड़ेगी। मे बी सेंट्रलाइज्ड जिसमें ये सब आ सके, जिसमें ये सब भागीदार हो। हम लोगों ने बहुत साल से ये प्रयत्न किया कि इस प्रकार की बॉडी बनाई जाए, और अभी 2 हफ्ते पहले माननीय राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके थ्रू एक कमीशन बनाया गया जो कि NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज पूरे की एयर क्वालिटी को देखेगा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा कदम है, और टेरी की ओर से मैं बेहद प्राउड हूँ कि हम लोगों का इसमें एक योगदान हो पाया। अभी ये शुरुआत है, अभी हवा नहीं साफ हुई है, लेकिन अगर इस कमीशन के काम के थ्रू हवा भी साफ हो तब हमें सक्सेस मिलेगी। लोगों को बता दें कि उस कमीशन के आप भी एक सदस्य हैं, ठीक है, और ये उम्मीद करते हैं हम कि आप जो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं इनमें से 80% 90% नहीं 100% अचीव हो जाए, ये दुनिया और बेहतर हो जाएगी जीने के लिए। आपका इतना अच्छा ग्लोरियस करियर रहा है जो अभी तक चल रहा है टेरी में, आप बहुत शानदार काम भी कर रहे हैं, आपको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। IPCC को नोबेल प्राइज़ मिला था 2007 में, उसमें आप भी सदस्य थे। फ्रांस की सरकार की तरफ से भी आपको सम्मानित किया गया है। तो अवार्ड्स जो हैं वो कितने रिवॉर्डिंग लगते हैं? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि अवार्ड्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं वो तो गलत होगा। अवार्ड्स ज़रूर एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं ही नहीं और लोग भी जो आपने काम किया है उसको रिकग्नाइज़ करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अवार्ड काम करने के बाद आते हैं, उसके लिए काम नहीं किया, उसके लिए नहीं काम किया जा सकता। नहीं, जितने भी ग्रेट आप लोग देखेंगे जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है उन्होंने अवार्ड्स के लिए काम नहीं किया, वो तो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। सर, कुछ पर्सनल ज़िंदगी पे भी सवाल पूछना चाहूँगा। वाइफ का कितना बड़ा रोल रहा या कितना बड़ा सेक्रीफाइस रहा, क्योंकि आपका जो बिज़ी शेड्यूल है उसमें से वक्त निकालना, घर को देखना, तो उनका कितना बड़ा रोल रहा है आपके इस सफ़र में? देखिए, मेरी वाइफ IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं और अपनी ओर से दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में एक लीडिंग रिसर्चर हैं। उनको चार्ल्स यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डॉक्टरेट भी दी है। तो हम लोगों का ये गोल रहा है कि हम दोनों अपने करियर में एडवांस करें, अपने करियर को आगे बढ़ाएं और साथ में फैमिली की तरह भी ग्रो करते रहें। हम लोगों के 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, अब दोनों बड़ी हो गई हैं, लेकिन साथ रहना, हर साल कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार कहीं पर छुट्टी पे साथ जाना, ये अब हम लोगों के परिवार का एक रिवाज बन गया है। और देखिए, सपोर्ट दोनों तरफ से होता है। और क्लियरली जैसा आपने कहा कि ट्रैवल काफ़ी है, तो ये आवश्यक रहा कि बच्चों के साथ कोई ना कोई रहे। तो कई बार कोऑर्डिनेशन करना पड़ता था, क्योंकि मेरी वाइफ का भी ट्रैवल होता था। तो जब वो ट्रैवल करती थी तो मुझे घर पे रहना है, जब मैं ट्रैवल करता था तो उनको घर पे रहना है। हमारे बच्चों ने एक बार स्कूल में बता दिया कि भाई हम लोग तो सिंगल पेरेंट फैमिली हैं। और मतलब गलत नहीं है पर सही भी नहीं है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से अपना करियर भी दोनों लोगों ने मैनेज किया और इस मैनेजमेंट का फ़ायदा देश को भी हुआ है। आपने भी देश की तरक्की में योगदान दिया और मैडम भी दे रही हैं। बच्चों को आपने साइंस की तरफ ही उनका रुझान बनाया या उनको आज़ादी दी है कि आप जो करना चाहो कर? देखिए, बच्चों
को हमने आज़ादी दी कि वो जिस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हो उसमें काम करें। एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर मेरा ये जहन में हमेशा ये सवाल आता है, और कुछ जो भी लोग थोड़े से सजग हैं उनके दिमाग में ये आता है कि एनर्जी एफिशिएंट भारत कब तक बन जाएगा? आपको क्या लगता है? अगर आप आंकड़े देखें तो भारत एनर्जी एफिशिएंट आज भी है। हाँ, दुनिया के सबसे एनर्जी एफिशिएंट देश नहीं है, हाँ, लेकिन जो ऊपर के पहले 5 देश हैं उनमें से एक है। और बढ़ सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, और इसमें आपका और हमारा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। स्टार लेबलिंग एक तरीका है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपना बिहेवियर देखिए। अगर आपको पड़ोस की दुकान में, पड़ोस के बाज़ार में जाना है, पैदल जाइए। 1 किलोमीटर तक जाना है, साइकिल पे जाइए। एनर्जी, पेट्रोल खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जब आप हम लोगों ने ये देखा कि अब अधिक से अधिक मीटिंग्स ऑनलाइन होने लगी हैं बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन अब हम सीख गए। और अब हम लोगों ने मीटिंग्स ऐसी चालू करनी शुरू करी हैं जिसमें फिजिकली बहुत कम लोग हैं पर अधिकतर लोग स्क्रीन पे हैं। इससे भी देखिए ट्रांसपोर्ट की एनर्जी काफ़ी बचती है। अगर हम लोग अपने घर में देखें तो ठीक है, एक तरफ तो आपके एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस हो गए, लेकिन उनको आप किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। एक बहुत पुराना एनर्जी एफिशिएंसी का स्लोगन है, स्विच ऑफ व्हेन यू लीव, मतलब बिजली को बंद कर दिए जब आप ना हो। कई बार ये सुनने को मिलता है कि सोलर रूफटॉप्स जो हैं वो लग जाएंगे तो उससे एक घर जो है अपनी एनर्जी जो उसको कंज्यूम चाहिए वो उसमें से अधिकतर पार्ट वो खुद ही बना सकेगा सोलर एनर्जी के ज़रिए। उसके लिए क्या टेरी कर रहा है, क्या प्रयास हो रहे हैं और कितने सफल हो रहे हैं? अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखें, यहाँ भी ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं और लगभग 1/3 बिजली इस कॉम्प्लेक्स की उस सोलर के थ्रू आती है। सोलर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सोलर रूफटॉप से कि आपको दिक्कत नहीं होगी, रिलायबिलिटी बढ़ती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हम लोग पहले इन्वर्टर के थ्रू फ़ायदा लेते थे, वो आज सोलर रूफटॉप के थ्रू मिल सकता है। ये चलन बढ़ा है, ये चलन बहुत बढ़ गया है। ठीक। ज़ीरो एमिशन तक भारत कब तक पहुंच सकता है, और क्या ये सिर्फ एक इल्यूज़न है जो हम देखते हैं या फिर इसकी तरफ हम बढ़ भी रहे हैं? जो सबसे ज़्यादा हम लोग का एमिशन आज की तारीख में होता है वो होता है बिजली से जी, लेकिन सोलर इलेक्ट्रिसिटी आज सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है दिन में, जिस वक्त सूरज चमक रहा है। रात में कोयले से सबसे सस्ती है, लेकिन अगर कल सोलर प्लस बैटरी के दाम ऐसे हो जाएं कि वो सस्ता हो जाए, कोयले से ज़्यादा सस्ता हो जाए, तो रात में हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो शायद 2040-2050 तक हम लोग इस स्टेट में तो पहुंच जाएंगे कि बिजली को हम लोग टोटली एमिशन फ्री कर पाएंगे। उसके आगे देखते हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी प्रगति करती है और हम लोगों के पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं कि हम इस तरफ बढ़ पाएँ। अगर डॉक्टर अजय माथुर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम नहीं करते और डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? क्या वही पैशन जो आप फॉलो करते हैं? मुझे अब ये लगता है कि शायद अगर मैं इस एरिया में नहीं आता, साइंस में नहीं आता, तो शायद हिस्ट्री की तरफ जाता। और मेरा ये अभी भी एक गोल है कि जब समय मिलेगा तो हिस्ट्री से देख के कि हिस्ट्री ने किस प्रकार से चेंज लाया गया है, किस प्रकार से एक आइडियाज़ मुझसे और आपसे उनको किस प्रकार से फैलते हैं, कौन से आइडियाज़ फैलते हैं, कौन से नहीं फैलते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ के शायद मैं उसका स्टूडेंट होता। सर, एक लास्ट मैसेज अगर आप जनरल पब्लिक को, एक आम इंसान को देना चाहो? आप और हम इस पे बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं और भारत को एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं, भारत को रिन्यूएबल्स मतलब फॉसिल फ्यूल फ्री बना सकते हैं। कैसे? एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस खरीदिए, उनको जिस प्रकार से प्रयोग करें उसको इस प्रकार से प्रयोग कीजिए, कम से कम समय के लिए प्रयोग कीजिए। जहाँ हो सके वहाँ रिन्यूएबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आज हमारे देश में लगभग 90,000 मेगावाट रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आप ये कहिए कि मुझे चाहिए, उस प्रकार से उसका जब डिमांड होएगी तो वो और तेज़ी से बढ़ेगी। ये बदलाव हम सब लोग साथ ला सकते हैं।
बिल्कुल, और ये बदलाव जो है वो समय की मांग भी है। डॉक्टर माथुर, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो आज हमने आपको मिलवाया डॉक्टर अजय माथुर से। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ और बातचीत होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तब तक के लिए खुदा हाफिज।